अपने शहर की तरफ से इस कंपटीशन में भाग लेने की बात सबको बताता है। अब फिर उनका कंपटीशन शुरू होता है जिसमें सभी लोगों को अब इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और सभी को एक कमरे में जाने को बोला जाता है। वहाँ एक टाइमर सेट कर दिया जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को टाइम खत्म होने से पहले बाहर निकलकर अपने टास्क को पूरा करना था। उनको एक मेडिसिन को रिफाइन करना था और जो जितना अच्छे से रिफाइन कर पाएगा उसको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। यानी इस राउंड के अंदर से टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे। अब जियान और बाकी सब अपने अपने रूम में जाकर मेडिसिन को रिफाइन करने लगते हैं, लेकिन तभी जियान के ऊपर फायर पॉइजन का असर होने लगता है और वो फिर से वहाँ बेहोश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइस एम्परर को दिखाते हैं जो शहर के बाहर में घूम रहे थे, लेकिन तभी वो किसी बात के होने की आशंका प्रकट करते हैं। यानी उन्हें पता चल जाता है कि अब कुछ समय बाद कुछ तो अलग होने वाला है। वहीं जियान अगर चाहता तो ग्रीन लोटस फ्लेम से इस पॉइजन को दूर कर सकता था, लेकिन अगर वो ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज यहाँ पर करता तो गुहे जियान को पहचान जाता कि ये वही लड़का है जो टेगोर डेजर्ट के अंदर था। अब सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी मेडिसिन को रिफाइन करके बाहर आते जा रहे थे और जियान बहुत टाइम हो जाने के बाद भी बाहर नहीं आया था। तो को टेंशन हो जाती है कि अब तक जियान बाहर कैसे नहीं आया। उसे अपनी हार का डर सताने लगता है और अब वहाँ टाइम खत्म ही होने वाला था। वहीं अंदर जियान जो पॉइजन के कारण फ्रीज हो गया था वो निकलने की बहुत कोशिश करता है और अब इस बार फाइनली कोशिश के बाद वो फिर होश में आता है। अब उसके लिए टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपनी बॉडी का पूरा पोटेंशियल यूज करके और पर्पल फ्लेम का सहारा लेकर जल्दी जल्दी मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है। अब टाइम खत्म होने में 1 सेकंड बचा था और ऑटो अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका था और अब प्रेसिडेंट फार्मा भी टाइमर को स्टॉप करने वाले थे, लेकिन तभी एंड मौके पर जियान के रूम का दरवाजा खुलता है और जियान बाहर आ जाता है। अब ऑटो को चैन की सांस मिलती है और अब सब पार्टिसिपेंट्स को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। अब एक मशीन उन्हें दिखाई जाती है जिसके अंदर उन्हें अपनी दवाई को रखना होगा और वो मशीन उनकी दवाई कितनी ज्यादा रिफाइन हो पाई है वो मेजर करेगी। अब सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी दवाई उस मशीन में रखते हैं और उस मशीन के अंदर उनके स्कोर भी आ जाते हैं। राजकुमारी यानियर को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, मिस्टर लियो को 7 पॉइंट्स मिलते हैं और जब जियान अपनी पिल चेक करने जाता है तो उसको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियान सिर्फ रैंक 2 का एल्केमिस्ट है और उसने रैंक 3 और रैंक 4 के एल्केमिस्ट को भी मात दे दी है। मिस्टर लियो को जियान की इस एबिलिटी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजकुमारी यानियर जियान को थोड़ा बहुत अब पसंद करने लगी है। अब इन जीते हुए 10 पार्टिसिपेंट्स का मैच कल दूसरे शहरों के पार्टिसिपेंट्स के साथ होने वाला है, इसीलिए वो अब सबको अपने अपने घर भेजने लगते हैं। जियान अब वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जियान से गुहे मिलने आते हैं और वो उसकी तारीफ करते हैं और उसे कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। असल में वो कल का मैच नहीं देख सकते थे क्योंकि उन्हें यूनलैंड सेक्ट के अंदर जाना था। अब वहाँ प्रेसिडेंट फार्मा भी आते हैं जो जियान की तारीफ करते कहते हैं कि तुम्हारे टीचर बड़े महान होंगे जिन्होंने तुम्हें ये ज्ञान दिया। अगर अब तुम चाहो तो अपने टीचर के साथ इस एल्केमिस्ट एसोसिएशन में रहकर बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जियान उनके इस ऑफर को ठुकरा देता है क्योंकि अभी उसे और भी कई सारे काम थे। अब जियान सीधे अपने रूम में जाकर अपनी बॉडी को देखता है जहाँ पॉइजन का बहुत बुरा असर हो रखा था। वो सबसे पहले अब ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करके उस पॉइजन को शांत करता है। अब वहाँ तभी आइस एम्परर भी आते हैं जो जियान से आज के मैच के बारे में बात करते हैं, लेकिन आइस एम्परर के फेस से ये पता चलता है कि वो किसी कारणवश टेंशन में है। अब जियान और आइस एम्परर एक साथ बाहर जाते हैं क्योंकि जियान को नयन रैंक के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने जाना था। वहाँ रास्ते में जियान ये नोटिस करता है कि उनके आसपास कोई डोहंग लेवल का आदमी है जो उनका पीछा कर रहा है। जियान आइस एम्परर से पूछता है कि क्या ये वही पिछले वाला डोहंग है, जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि ये कोई और है और ये तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे है। अब जियान कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन आइस एम्परर ज्यादा चिंता न करने की कहकर उसे ग्रैंडपा के पास जाने को बोलते हैं। अब जियान ग्रैंडपा के पास जाने लगता है जहाँ यूनसेक के अंदर पहुंचने पर उसे नयन रैन दिखती है। वहीं आइस एम्परर के पास वो डोहंग लेवल का वॉरियर जो उसका पीछा कर रहा था अब वो उसके सामने आ जाता है और आइस एम्परर उससे बचकर दूर भागने लगता है। वहीं यूनलैंड सेक्ट में नयन रैन उसे दावत में बुलाती है। ग्रैंडपा ठीक होने लगे थे इसलिए यूनलैंड सेक्ट में आज बहुत बड़ी दावत रखी थी और नयन रैन अब जियान को भी इनवाइट करना चाह रही थी, लेकिन जियान उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब दावत खत्म हो जाएगी तब वो ग्रैंडपा का इलाज करने आ जाएगा, लेकिन तभी वहाँ अब याफी भी आती है। याफी दावत को अटेंड करने आई थी और अब वो जियान को देखकर उसके पास आकर दावत के लिए मनाने लगती है। जियान नहीं आना चाहता था, लेकिन याफी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका अब वो और ज्यादा अपोज नहीं कर पाता और दावत के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार होकर भागे भागे यूनियन सेक्ट की तरफ आ रहा था। वहीं दावत के अंदर ग्रैंडपा आकर अपनी अच्छी सेहत के बारे में सबको खुशखबरी देते हैं। उस दावत में छोटे बड़े सभी लोग मौजूद थे और वहाँ पर मिल्टर ऑक्शन हाउस के चेयरमैन डेंग शैन भी थे। वो जियान से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो याफी से बात कर लेना। वहीं नयन रैन के ग्रैंडपा डेंग शैन को जब जियान से बात करता देखते हैं तो उन्हें ये पसंद नहीं आता। असल में ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि जियान जैसा ताकतवर आदमी मिल्टर फैमिली का दोस्त बने। वो फिर नयन रैन को बताते हैं कि ये सब याफी की वजह से हो रहा है। जियान की याफी से अच्छी बॉन्डिंग बन गई है जिस वजह से अब मिल्टर ऑक्शन हाउस को जियान जैसा पावरफुल दोस्त मिल रहा है। लेकिन तभी ग्रैंडपा नयन रैन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर जियान की शादी नयन रैन से हो जाए। नयन रैन समझ जाती है कि ये क्या सोच रहे हैं, जिस पर वो उन पर गुस्सा होती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा तो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहे थे। वहीं अब सभी बड़े लोग इन बच्चों को दावत में छोड़ वापस अपने रूम में चले जाते हैं। अब वहाँ दावत होने लगती है और जियान और याफी एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ वही आदमी जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा था वहाँ पहुंच जाता है और वो वहाँ आते ही जियान पर हमला करने लगता है। असल में उस आदमी का नाम मुजहन है और वो 3 साल पहले अपनी ट्रेनिंग करने के लिए दूर चला गया था। 3 साल पहले वो याफी को पसंद करता था और उसने ये ऐलान किया था कि अगर कोई भी लड़का याफी के पास आने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। अब मास्टर लियो ने अपनी एक ईविल प्लानिंग की थी जिसके अंदर उसने ये झूठी खबर की कि जियान और याफी का चक्कर चल रहा है। ये बात मुजहन तक पहुंचा दी थी, जिस वजह से मुजहन गुस्सा हो सीधे जियान पर अटैक करता है। जियान उसके अटैक से बचता है और अब दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। वहाँ बैठी राजकुमारी यानियर और मिस्टर लियो बहुत मजे लेते हैं इस सिचुएशन का, क्योंकि ये लग रहा था कि जियान अब मारा जाएगा। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जियान को लड़ना भी आता है। अब मुजहन जियान को नहीं हरा पा रहा था, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने अंदर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नयन रैन भी आ पहुंचती है और मुजहन को वो रोकने की कोशिश करती है। मुजहन नहीं रुकता और वो जियान पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी नयन रैन अपनी पार्ट्स का यूज करके लड़ाई के बीच में कूद जाती है और मुजहन को फोर्सफुली रोक देती है। अब मुजहन जियान से कहता है कि नयन रैन की खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम याफी के करीब भी आए तो मार दिए जाओगे। लेकिन इस पर जियान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम मुझसे कभी भी लड़ सकते हो। अब मुजहन गुस्से में आकर उसकी तरफ फिर से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ पहुंचते हैं। ग्रैंडपा के सामने मुजहन भी की बिल्ली बन जाता है, क्योंकि असल में मुजहन मो फैमिली से ताल्लुक रखता है और अगर मो फैमिली ने यूनलैंड सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मो फैमिली को बर्बाद
कर दिया जाएगा और मुजैन ना चाहते हुए भी जियान के सामने झुक जाता है। अब फिर ग्रैंडपा और टेंगशान दोनों जियान के पास आकर उसकी मार्शल आर्ट्स की तारीफ करते हैं और टेंगशान उसे ये भी कहता है कि तुम ऑक्शन हाउस में आकर ऐसे मेडिसिन ले जाना जिससे तुम्हारी कल्टिवेटिंग स्पीड और बढ़े। एक्चुअली ग्रैंडपा और टेंगशान दोनों अपनी तरफ से जियान को अपना दोस्त बनाना चाह रहे थे। वहीं आइस एम्परर जिसके पीछे डोंग का वॉरियर पड़ा हुआ था, अब हमें उसको दिखाते हैं। वो आदमी कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। हालांकि आइस एम्परर बहुत ताकतवर है लेकिन वो डोंग वॉरियर भी कम शक्तिशाली नहीं है। वो डोंग वॉरियर आइस एम्परर को लंबे समय तक चेस करता है और फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक भी करते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे। वहीं जियान जो याफी से बात कर रहा था, जिसमें याफी उससे माफी मांगती है क्योंकि याफी की वजह से मुजैन वाली प्रॉब्लम जियान को सहन करनी पड़ी, लेकिन जियान कहता है कि उसमें याफी की कोई गलती नहीं है और अब तो उसको इन सब चीजों की आदत हो गई है। वहीं अब जियान दावत खत्म होने के बाद ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने जाते हैं और अब इस ट्रीटमेंट के बाद ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ याफी से मिलने टेंगशान आते हैं जो समझ जाते हैं कि याफी जियान को पसंद करने लगी है। वो याफी से इस बारे में पूछते हैं लेकिन याफी उसे अपना एक अच्छा दोस्त बताती है। अब क्योंकि ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक हो गए थे इसलिए वादे के अकॉर्डिंग जियान को सोल रिस्टोर करने वाली दवाई दी जाती है। अब ग्रैंडपा जियान से बात करते हैं और क्योंकि जियान ने उनकी जान बचाई थी तो वो अपने परिवार का एक सीक्रेट उसे अब बताने लगते हैं। असल में ग्रैंडपा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और उन्होंने पार्टी रख दी थी। इसका कारण ये था कि आसपास के जो क्लैन और मशीनरीज हैं उनकी नजर यूनलैंड सेक्ट पर आ गई थी और वो ग्रैंडपा को मरने की हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि अगर ग्रैंडपा उनके रास्ते से हट जाते हैं तो वो यूनलैंड सेक्ट की मार्केट को अपने कब्जे में कर सकेंगे। इसलिए आज यूनलैंड सेक्ट ने बहुत जोरों शोरों वाली दावत की थी ताकि सबको ये पता लग सके कि ग्रैंडपा फिर से सही है और अब कोई यूनलैंड सेक्ट की मार्केट हथियाने की ना सोचे। अब वो अपने सीक्रेट्स बताकर जियान से कहते हैं कि हम दोनों को अब दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन जियान उनसे ये कहता है कि मैं सिर्फ एक एल्केमिस्ट हूँ और आपके जितने बड़े आदमी की दोस्ती मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। वो फिर वहां से उठकर जाने लगता है और रास्ते में वो याफी को दिखता है। याफी को ब्लैकआउट हो जाता है और याफी अब उससे बहकी बहकी बातें करती है और उन बातों का मतलब जियान को समझ नहीं आता। असल में याफी जियान के प्यार में बहक गई थी लेकिन अभी उसके पास इस सबका टाइम नहीं है क्योंकि सबसे पहले उसे मुजैन से पीछा छुड़ाना है। वो अपने आप को नैन रैन से भी कंपेयर करती है और सोचती है कि मेरे पास नैन रैन जितनी कल्टिवेटिंग स्पीड तो नहीं, लेकिन मैं मिल्टन ऑक्शन हाउस में टॉप की पोजीशन पर पहुंचकर अपने आप को साबित जरूर कर सकती हूँ। वहीं अब जियान जो बाहर जा रहा होता है वो आसमान में आइस एम्परर और डोंग वॉरियर को लड़ते हुए देखते हैं। उनकी लड़ाई इतनी भीषण चल रही थी कि पूरे यूनलैंड सेक्ट को वो आसमान में नजर आने लगते हैं। अब यूनलैंड सेक्ट के छोटे बड़े सभी लोग उनकी लड़ाई के पीछे जाने लगते हैं। जियान भी आइस एम्परर के पास जा रहा होता है लेकिन तभी उस पर फिर से मुजैन अटैक करने लगता है। जियान के पास अब मुजैन के साथ खेलने का टाइम नहीं था इसलिए वो पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़कर सीधे उनके पास जाने लगता है। नैन रैन के साथ साथ बाकी सब भी उसकी पर्पल विंग्स को देखकर शॉक होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि इस लड़के के पास भी ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो इसने हमें बताई नहीं है। अब जियान, टेंगशान और ग्रैंडपा उड़कर आगे निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं वो दोनों डोंग लेवल के हैं। आइस एम्परर और उस वॉरियर की फाइट अब भी चल रही थी और आसमान के अंदर दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब टेंगशान को पता चल जाता है कि इनमें से एक आइस एम्परर है। असल में सब लोगों को ये लगता था कि आइस एम्परर मारे जा चुके हैं, लेकिन अब टेंगशान ग्रैंडपा को बताते हैं कि आइस एम्परर बहुत टाइम से छुपे हुए थे। टेंगशान उसे ये भी बताते हैं कि इस लड़के ने ही आइस एम्परर को ढूंढकर आजाद करवाया था और मिल्टन ऑक्शन हाउस की काफी मदद की थी। और अब उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जो वॉरियर इनसे लड़ रहा है उसका नाम जिया जिंगशियान है। अब वहां वो ऊपर लड़ ही रहे होते हैं कि जिया जिंगशियान अब अपनी एनर्जी से फायरबॉल बनाता है और उस पर छोड़ने ही वाला होता है कि तभी आइस एम्परर अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि चलो अब खेल को बंद करते हैं, अभी मेरे पास मेरी फुल स्ट्रेंथ नहीं है और जब फुल स्ट्रेंथ आ जाएगी तब हम इस खेल को फिर से शुरू करेंगे। अब जिंगशियान हंसता है और उसके पास आकर उसे गले लगाने लगता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और अभी वो बस एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। असल में मास्टर जिया और आइस एम्परर वो लोग हैं जिन्हें पूरा शहर अच्छे से जानता है और इन दोनों का शहर में बहुत रुतबा है। अब जब जियान मास्टर जिया से बात करने की कोशिश करता है तो मास्टर जिया तुरंत जियान पर हमला कर देते हैं। जियान उनसे बचने की कोशिश करता है लेकिन मास्टर जिया की स्पीड बहुत तेज थी और जियान उनको पकड़ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जियान फोकस करता है और फाइनली मास्टर जिया का हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेता है। मास्टर जिया समझ जाते हैं कि इस लड़के में कुछ तो खास है। अब जियान आइस एम्परर से कहता है कि मेरे को सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए हैं इसलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। अब आइस एम्परर और जियान अपने घर वापस आने लगते हैं जहाँ रास्ते में आइस एम्परर बताता है कि भले ही वो मेरा दोस्त बनता है लेकिन वो मुझे ठीक आदमी नहीं लगता। आइस एम्परर जियान को उसकी सच्चाई बताते हैं कि वो ओल्ड मॉन्स्टर तीनों बड़े परिवारों को जानता है और इस शहर के तीनों बड़े परिवार को वो लंबे समय से देखता आ रहा है। अब इन तीनों परिवार में से जो मिल्टन परिवार है उनसे मेरी दोस्ती थी और जब मेरी और मिल्टन की दोस्ती के बारे में इस ओल्ड मॉन्स्टर को पता चला तो उसे खलबली सी होने लगी थी क्योंकि उसे हमेशा ये डर लगा रहता था कि कहीं मैं इसको इस शहर से बाहर ना निकलवा दूं। और आज भी वो तुम्हें इसलिए परखना चाह रहा था क्योंकि तुम मेरे साथ थे और वो अंदाजा लगा रहा था कि मेरे पास कितने शक्ति का वॉरियर है। और फिर जियान अपने घर आकर सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा करके अपनी पिल बनाने लगता है जिसके कुछ देर बाद वो पिल बना लेता है और अब वो पिल को जब अपनी सोल पावर को रिस्टोर करने के लिए यूज करता है तब उसकी सोल पावर रिस्टोर होने लगती है। लेकिन अब भी वो उतनी नहीं पहुंच पाती जितना उसे अपने टीचर को जगाने के लिए चाहिए थी। वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो आज बड़ी उम्मीद के साथ अपने टीचर को जगाने लगा था, लेकिन अब वो हिम्मत बांधता है क्योंकि अभी भी उसके पास एक चांस और था। असल में अल्केमिस्ट कंपटीशन में जो चैंपियन को प्राइज मिलने वाला है उसका यूज करके जियान बहुत शक्तिशाली वाली सोल पावर को रिस्टोर करने वाली पिल बना सकता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जियान के पिता जीहान को दिखाते हैं जो इसी शहर के अंदर आ रहे होते हैं। वहाँ वो एक आदमी को देखते हैं जो किसी से बचकर भाग रहा था कि तभी वहाँ कुछ अलग से दिखने वाले आदमी जो शायद रोबोट्स हैं वो आ जाते हैं और उस आदमी पर हमला करने लगते हैं। अब जीहान तुरंत उस आदमी को वहाँ बचाने जाता है। इन क्रीचर्स का नाम अभी क्लैरिफाई नहीं हुआ है इसीलिए कुछ समय के लिए मैं इन्हें रोबोट्स ही कहूंगी, जिस वजह से जीहान को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लेकिन कैसे ना कैसे करके वो उन सभी को मार देता है। अब जीहान उस आदमी से मिलते हैं जो उनसे डर कर भाग रहा था। असल में वो मिल्टन हाउस का एक जासूस था जो शहर में चू एम्पायर के इलीगल एक्टिविटीज पर नजर रखता था। असल में चू एम्पायर इस शहर का दुश्मन है जो इस शहर को बर्बाद करना चाहता है। चू एम्पायर जियामा एम्पायर के बगल में सिचुएटेड है और इनके बीच अक्सर छोटी मोटी लड़ाइयां होती ही रहती हैं। जियामा एम्पायर यही एम्पायर यानी यही शहर है जिसके अंदर ये कंपटीशन हो रहा है। चू एम्पायर के अंदर बहुत सारे पॉइजन मास्टर हैं और उनका मेन हथियार मेनली पॉइजन ही होता है। अब फिर जीहान उस आदमी से याफी का पता पूछता है और याफी के पास जाने लगता है। अब जियान अल्केमिस्ट कंपटीशन के अंदर आता है जहाँ
जहां अब ऑथो उसे रूल समझाते हैं। यहाँ 2 राउंड्स होने वाले हैं, जिसमें पहले राउंड को क्लियर करने वाले पार्टिसिपेंट्स सेकंड राउंड में प्रमोट होंगे और जो सेकंड राउंड जीतेगा उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ 2000 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हैं और इनमें से एक पार्टिसिपेंट जो एम्पायर की तरफ से भी आई है। जो एम्पायर की तरफ से जो पार्टिसिपेंट आई है वो ली नाम की लड़की है और उसके साथ उसके वो रोबोट्स भी थे। अब कंपटीशन बहुत धूमधाम से शुरू किया जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट फार्मा, आइस एम्परर और मास्टर जिया चेयरमैन बन उस कंपटीशन को ऊपर से देखते हैं। वहाँ अब राजकुमारी यानियर की बड़ी बहन आती है, जो असल में इस पूरे कंपटीशन की सिक्योरिटी इंचार्ज थी। उसके पास अपनी पूरी सेना थी और वो इस कंपटीशन को टेररिस्ट एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट कर रही थी। इस लड़की का नाम याओ ये है और ये बहुत ब्रीफ लड़की है। अब फिर कंपटीशन शुरू होता है, जहाँ सबसे पहले मैच के अंदर मास्टर लियू आता है। मास्टर लियू बहुत हीरोइक स्टाइल में एंट्री करता है। अब उसके बाद राजकुमारी यानियर भी वहाँ आती है और उसकी एंट्री भी बहुत आइकॉनिक लेवल की थी। अब जियान की बारी आती है, लेकिन जियान बहुत सिंपल तरीके से मैच के अंदर आने लगता है। अब ये देखकर मास्टर जिया आइस एम्परर को ताना मारते हुए बोलते हैं कि कैसा दोस्त है तुम्हारा भला। अब आइस एम्परर को थोड़ा अजीब लगता है और वो तुरंत जियान को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं, जिसके बाद जियान अब गिरते गिरते अल्ट्रा स्मूथ एयर कंट्रोल टेक्निक का यूज करते हुए एंट्री मारता है और उसकी एंट्री अब तक की सबसे अच्छी एंट्री थी। अब उनको फर्स्ट राउंड का टास्क बताया जाता है। उन्हें एक रेसिपी दी जाएगी और उसको फॉलो करते हुए उनको एक मेडिसिन को रिफाइन करना होगा। अब सबको ये एग्जाम बहुत आसान लगता है और जियान को भी शक होता है कि इतने बड़े कंपटीशन में इतना आसान सा टास्क। वहीं दूसरी तरफ हमें याओ ये को दिखाते हैं, जिसे एक जगह पर एक आदमी की लाश मिलती है और वो समझ जाती है कि आगे क्या होने वाला है। अब फिर कंपटीशन शुरू होता है, जहां सब अपनी अपनी पिल बनाने के लिए रेसिपी को फॉलो करते हैं। वहीं प्रेसिडेंट फार्मा, आइस एम्परर और मास्टर जी अब सभी पार्टिसिपेंट्स को देखते हैं। वहां प्रेसिडेंट फार्मा नोटिस करता है कि जो एम्पायर से जो पार्टिसिपेंट आई है उसके अंदर की सोल पावर बहुत ज्यादा हाई है। वो ये बात पास में बैठे मास्टर जी को भी बताते हैं, लेकिन उनको इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता, क्योंकि 17 साल की लड़की की सोल पावर इतनी हाई हो ही नहीं सकती थी। मास्टर जी को ये लगता है कि जरूर ये कोई आदमी है जो भेस बदलकर इस कंपटीशन में आया है। वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए उस लड़की का मास्क उसके चेहरे से हटा देते हैं। जैसे ही उसका मास्क हटता है, वो मास्टर जी को देख लेती है और समझ जाती है कि इसी ने ये किया है। अब मास्टर जी को और शौक लगता है, क्योंकि वो लड़की समझ गई थी कि मैंने ही उसका मास्क हटाया है। वहीं अब हमें ये दिखाते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट्स जो रेसिपी को देखकर मेडिसिन बना रहे थे, वो सब फेल होते जा रहे थे, यानी उनकी दवाई खराब होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आता और वो फिर से रेसिपी को देखकर मेडिसिन बनाना शुरू करने लगते हैं। लेकिन अब इस बार उनसे दवाई नहीं बन पा रही होती, जियान से भी वो मेडिसिन नहीं बन पा रही होती और उसका भी ओवन काला धुआं देकर फट जा रहा होता है। अब किसी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हम गलती क्या कर रहे हैं। वहीं वो लड़की बाकियों का खूब मजाक उड़ाती है और खुद अपनी मेडिसिन को अच्छे से बना रही होती है। उसको मेडिसिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती और उसका ओवन बाकियों की तरह फट नहीं रहा होता। वहीं अब तभी याओ ये मास्टर जी के पास आती है और उन्हें कुछ कान में बताकर वहां से चली जाती है। वहीं अब मैच के अंदर पार्टिसिपेंट्स जब बार बार ट्राई करने के बाद भी मेडिसिन नहीं बना पा रहे थे, तब उनमें से बहुत सारे लोग मैच छोड़कर जाने लगते हैं। वहीं अब जियान इस टास्क की बारीकियों को समझकर फिर से अपनी मेडिसिन बनाने लगता है और इस बार ऐसा लगता है मानो उसकी मेडिसिन बनने ही वाली है। सब लोग सिर्फ उसे ही देखने लगते हैं और अब बाकी लोगों को समझ आ जाता है कि इस रेसिपी को सीधे सीधे फॉलो नहीं करना है, उन्हें पहले मेडिसिनल लिक्विड को प्यूरिफाई करना है और फिर इसके बाद मेडिसिन बनाना है। अब जियान ऐसा कर देता है और उसकी मेडिसिन तैयार होने लगती है। वहीं याली भी जियान को देखकर अपनी स्पीड फास्ट कर लेती है और दोनों अब जल्दी जल्दी मेडिसिन बनाने लगते हैं। लेकिन एट लास्ट जियान पहले मेडिसिन बनाकर फर्स्ट आ जाता है। वहीं अब और भी पार्टिसिपेंट जियान का तरीका देखकर अपनी अपनी मेडिसिन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और अब जीते हुए पार्टिसिपेंट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालीफाई कर दिया जाता है। अब सभी वापस जाने लगते हैं, जहां रास्ते में अभी भी याली गुस्से में थी क्योंकि वो हार गई थी। वहीं वो अपने पास खड़े दूसरे पार्टिसिपेंट्स को जियान की तारीफ करते हुए सुन लेती है, जिसकी वजह से उसे और गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत उस पर हमला कर देती है और उसको बेरहमी से मार डालती है। अब आज इन जीते हुए पार्टिसिपेंट्स के लिए दावत होने वाली थी, इसलिए जब जियान वहां से बाहर निकल रहा होता है, तब उसे मिलने ये तीनों लड़कियां आती हैं और वो जियान को आज की दावत में न्योता देती हैं। लेकिन जियान ये कहकर कि वो बहुत थक गया है, उन्हें मना कर देता है और वहां से आगे बढ़ने लगता है। अब उसके बाद राजकुमारी यानियर आती है, जो उसकी तारीफ करने लगती है। असल में राजकुमारी यानियर का दिल जियान पर आ चुका था। अब वो दोनों साथ ही बाहर निकलते हैं, जहां वो याली को देखते हैं, जिसने कई सारे आदमियों को मार डाला था और वहां मास्टर लियू उसे लड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन याली मास्टर लियू को बच्चा कहकर उस पर अटैक करती है और वहां हर जगह पॉइजन छोड़ देती है। उस पॉइजन से सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। मास्टर लियू थोड़े शक्तिशाली इंसान थे, जिस वजह से उसे बेहोश होने में वक्त लगता है। याली अब मास्टर लियू के पास जाती है और उसे कहती है कि तुम मेरे आज के प्लान को बर्बाद नहीं कर सकते, और फिर मास्टर लियू भी बेहोश हो जाते हैं। अब जियान उस पॉइजन से बिल्कुल बेहोश नहीं होता। याली जियान को देखकर इंप्रेस होती है और फिर उस पर अपने रोबोट्स को मारने के लिए भेज देती है। जियान उसके रोबोट्स को अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करते हुए मारने लगता है, लेकिन तभी याली एक इल्यूजन क्रिएट करती है और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। जिसके बाद जियान जब आंख खोलता है तो वहां एक भी डेड बॉडी नहीं पड़ी होती और बाकी लोग भी होश में आ जाते हैं और याली ये कहकर चली जाती है कि तुम लोगों के साथ मस्ती मजाक करके अच्छा लगा। यानी अब जियान वगैरह उसकी कोई शिकायत भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था। वहीं अब जियान अपने घर जाता है, जहां वो याली के बारे में ही सोच रहा होता है, लेकिन तभी वहां रोबोट्स आ जाते हैं। वो पहले तो वहां एक पॉइजन छोड़ते हैं, जिससे जियान अपनी डॉग की पावर यूज नहीं कर पाता और फिर सब एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां उसको बचाने के लिए आइस एम्परर आ पहुंचते हैं और उसको वहां से निकालकर सब रोबोट्स को मार देते हैं। वो उसको बताते हैं कि ये सब रायता याली ने ही फैलाया है और अब उसे उसको जड़ से खत्म करने जाना ही होगा। अब जियान भी उनके साथ उड़कर जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जियान याफी से मिलता है और वो दोनों अब जियान को ढूंढते ढूंढते उसके घर तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें वहां पता चलता है कि जियान कहीं गया है। अब वो दोनों फिर से आपस में बात करने लगते हैं, जिसमें पहले तो वो याफी को कांग्रेट्स करता है, क्योंकि ऑक्शन के अंदर याफी को प्रमोशन मिल गई थी, और फिर याफी से वो और भी कई तरह की बातें करता है, जिसमें वो जियान के बारे में भी बात करता है। याफी बताती है कि 3 साल पहले जो जियान आपने देखा था, वो जियान अब पूरी तरह से बदल गया है। जब आप उसे देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे। वहीं जियान उड़ते उड़ते आइस एम्परर के साथ जा रहा था। वो उस लड़की के बारे में बात करता है और कहता है कि क्या सच में एक कंपटीशन में हार जाने की वजह से उसने मुझे जान से मारना चाहा। उसे ये बात कुछ हजम नहीं हो रही थी, लेकिन तभी उसे याद आता है कि जब याली की मास्टर लियू से लड़ाई हो रही थी, तब याली ने ये कहा था, तुम मेरा आज रात का प्लान बर्बाद नहीं कर सकते। यानी अब जियान समझ जाता है कि याली का प्लान कुछ और है और तभी उसे आज की दावत के बारे में ध्यान आता है। यानी शाही दावत के अंदर आज रोबोट्स का हमला होने वाला है। जियान तुरंत अब शाही दावत के अंदर जाने लगता है। वहीं आइस एम्परर याली के घर पर ही जाते हैं और वहां पर प्रेसिडेंट फार्मा और मास्टर जी मौजूद थे। अब वो सब छुपकर याली को देखने लगते हैं, जो अपना मेकअप कर रही थी, लेकिन तभी वो अचानक लड़की से लड़का बनने लगती है और अपने असली रूप में आ जाती है। अब तुरंत
तुरंत वो तीनों भी उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी पोल खुल चुकी है, ये आदमी याली है और ये ट्रू एम्पायर के एल्केमिस्ट गिल्ड का वाइस प्रेसिडेंट भी है। असल में यही आदमी अब ट्रू एम्पायर का भी प्रेसिडेंट बनने वाला था, जिस वजह से ये आसपास के शहरों के एल्केमिस्ट एसोसिएशन की रेपुटेशन को बर्बाद करना चाहता है। ये आज यहाँ के पार्टिसिपेंट्स को जान से मार डालना चाहता है ताकि पूरी दुनिया में जियामा एम्पायर की बदनामी हो जाए। अब याली ने उस कमरे में पॉइजन छोड़ दिया था, जिस वजह से वो बेफिक्र होकर हंसे जा रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये तीनों इतने शक्तिशाली हैं कि इन पर इस पॉइजन का असर नहीं होगा। वहीं जहां अब शाही दावत हो रही थी वहां पर रोबोट्स हमला कर देते हैं। वहां पर भी वो पहले पॉइजन छोड़ते हैं और फिर उन पर अटैक करते हैं। अब वहां अफरा तफरी मच जाती है और वो रोबोट्स राजकुमारी यानियर को मारने ही वाले थे कि तभी वहां जियान आ जाता है और सबसे पहले ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करके वो पॉइजन को हटाता है और फिर उन रोबोट्स पर हमला करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अब मास्टर जी गुस्से में सीधे उसका गला दबाकर उसे मारने लगते हैं, लेकिन अभी उसको वो जान से नहीं मार सकते थे क्योंकि अभी ये इस कंपटीशन में पार्टिसिपेंट बना हुआ है और अगर किसी पार्टिसिपेंट की मृत्यु हो जाती है तो जियामी एम्पायर की बदनामी होगी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि कल के मैच हो जाने के बाद हम इसे मार डालेंगे। वहीं अब उन्हें ये पता चलता है कि याली ने अपने बहुत से आदमी शहर के हर कोने में छिपा दिए हैं ताकि इस मौके पर वो उन्हें हमला करने का आदेश दे सके। अब अपनी इस प्लानिंग पर गर्व करते हुए याली जोर जोर से हंसता है, लेकिन अब हमें पता चलता है कि याओ ये ने पहले ही जो एम्पायर के षड्यंत्र के बारे में पता लगा लिया था और जब मैच चल रहा था तब उसने ये खबर इन तीनों को भी दे दी थी, जिसके बाद उन्होंने धीरे धीरे छुपे हुए सभी आदमियों को मार डाला था। वहीं दूसरी तरफ दावत के अंदर याओ ये भी आ जाती है और वो और उसकी सेना भी जियान का साथ देकर उन रोबोट्स को मार डालती है। अब राजकुमारी यानियर जियान को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है और अब मास्टर लियो भी जियान को धन्यवाद बोलता है। वहाँ सब धीरे धीरे जियान से इंप्रेस होते जा रहे थे और राजकुमारी यानियर तो उसे ये तक कह देती है कि जब तुम जीत जाओगे तो मेरे साथ डेट पर जरूर चलना। वहीं अब मास्टर जी भी आते हैं और जियान का आभार प्रकट करते हैं। वो उसे सारी सच्चाई बता देते हैं। अब जियान से वो कहते हैं कि तुम्हें प्रेसिडेंट फामा बुला रहे हैं। जियान प्रेसिडेंट फामा से मिलने जाता है, जहाँ प्रेसिडेंट फामा उसे एक बात समझाते हैं। वो बताते हैं कि अगर कल के मैच में याली जीत जाती है तो उसे विनर घोषित कर दिया जाएगा और वो चैंपियन का टैग लगाकर हमारे हाथों से जिंदा बच जाएगी, लेकिन अगर तुम कल उसे हरा दोगे तो वो बाकी पार्टिसिपेंट्स की तरह ही बाहर कर दी जाएगी और हमें उसे मारने का मौका मिल जाएगा। अब जियान को सिर्फ जीतने के बाद मिलने वाले इनाम से मतलब था, इसलिए वो मान जाता है और अब प्रेसिडेंट फामा उसे कल के होने वाले टास्क के बारे में बताने लगते हैं और उसे कल के टास्क को पूरा करने के लिए कुछ सामान भी देते हैं। अब जब प्रेसिडेंट फामा जियान से बातें कर रहे होते हैं तब जियान की हालत बिगड़ती हुई नजर आ रही थी। अब ऐसा क्यों हो रहा था ये हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। सो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं।